हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चे ये चैप्टर जो है ये आपका बोर्ड्स के लिए हाईएस्ट वेटेज चैप्टर होता है। 9 मार्क्स टोटल कैरी करता है। ये आपको इसको थॉरो करना होता है एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एंड नीट तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिक्स इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन बच्चे वो रिएक्शंस होती हैं जो अपने आप होती है। अपने आप का मतलब विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी जो प्रोसेस हो रही है। जैसे मान लो वाटर का फ्लो टॉप टू डाउन हो रहा है तो वो अपने आप होगा, आपको कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं है ना। लेकिन अगर आपको वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है देन यू नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी, आपको चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तो जो हमारी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने को हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। या फिर हम कह सकते हैं इसका वाइसी वर्सा, मतलब द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस है उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कंडक्ट करा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये टोटल चीजें स्टडी की जाती हैं अंडर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट दी सेल। हमें क्या पढ़ना है, सेल। अब क्वेश्चन ये है कि सेल होता क्या है ना। आप सब ने डेली लाइफ में सेल्स यूज करे होते हैं, हर जगह हम लोग सेल की बात करते हैं, चाहे वो आपके बेसिकली मोबाइल की बैटरी हो, है ना, बैटरी भी एक सेल होता है। और बेसिकली या फिर आप देखेंगे कोई भी आप जैसे कोई भी आप डिवाइस यूज करते हैं, कोई भी आप टॉय में देखेंगे तो आप डेली लाइफ में बहुत सारे सेल के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो सेल एक्चुअली होता क्या है ना, व्हाट इज अ सेल। तो वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ डिवाइस which is used to convert chemical energy into electrical energy। ये एक ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है कन्वर्ट करने में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy। बच्चे ध्यान दो, सेल होता क्या है, व्हाट इज सेल। इट इज अ डिवाइस जो यूज किया जाता है या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। जो हमने ऊपर ये डेफिनेशन देखी है, डेफिनेशन इसी का ही टर्म है, यही चीज बता रही है वो, है ना। उसमें भी हम कह रहे थे कि केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कैसे हम लोग केमिकल रिएक्शंस को कंडक्ट कराएं जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो सेल का काम ही एग्जैक्टली ये होता है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो जो सेल होते हैं तो इन्हें हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप्स में। एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आई राइट हियर ओनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसा डिवाइस जो यूज किया जाता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल नेम इट एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसको ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और इससे दूसरा एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है बच्चे, ये वो सेल होता है जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपने इस चैप्टर में दोनों तरह के सेल्स के बारे में सीखना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। डेफिनेशन आपने देख ली कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये होते हैं सेल, राइट। अब हमारे चैप्टर में इसमें डिटेल में हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है, इसमें जब आप पढ़ते हो, ये बड़ा चैप्टर होता है बच्चे, तो इस केस में आपको इसको पार्ट्स में पढ़ना चाहिए और मैं आपको उसी तरह पार्ट्स में ही कराने वाली हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन डिटेल, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम करेंगे, इसमें जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो जो इसमें टॉपिक्स आपको कवर करने होते हैं, विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल, ओके। चलो भाई, तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल
द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। तो बच्चे ये आपको ब्रीफली पढ़ाया जाता है क्लास 11th के रिडॉक्स चैप्टर में, बट सिंस कई स्कूल्स में इसको कटवा देते हैं या नहीं हो पाता तो आप लोग उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो अब हम यहाँ पे थॉरो करेंगे फ्रॉम बेसिक लेवल, ठीक है। तो देखो इसमें ये जो सेटअप ये लिया गया है, ये सेटअप जो है ये होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस सेटअप में है क्या, है ना, क्या क्या चीज आपको समझनी है, ठीक है, ये आपको थॉरो क्लियर होना चाहिए। देखो भाई इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने आपको 2 कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं, एक कंटेनर तुम्हारा ये है, एक कंटेनर तुम्हारा ये है, ठीक है, 2 कंटेनर आपने लिए। एक कंटेनर में मैंने लिया यहाँ पे Zn का सोल्यूशन, I'll take here ZnSO4, I'll write here ZnSO4, ये सोल्यूशन है क्योंकि लिक्विड है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसमें जिंक की रॉड को प्लेस किया हुआ है, राइट। ये होता है बेसिक सेटअप, ये जनरल सेटअप होता है एक पर्टिकुलर सेल का जिसका नाम होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में ही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो डेनियल सेल का जो सेटअप बनाया गया उसमें क्या क्या, उन्होंने एक कंटेनर लिया जिसमें उन्होंने जिंक का सोल्यूशन लिया और जिंक के सोल्यूशन में जिंक की रॉड को प्लेस किया। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, उसमें कौन सी रॉड को प्लेस किया, उन्होंने कॉपर रॉड को प्लेस किया, राइट। बिल्कुल बेसिक से सीखो। अब क्या किया इन्होंने, ये जैसे सेटअप मान लो आप ऐसे इमेजिन करो जैसे आप खुद बना रहे हो। आपने एक कंटेनर लिया जिसमें आपने जिंक ZnSO4 लिया, दूसरा कंटेनर लिया जिसमें आपने CuSO4 लिया, जिंक के कंटेनर में आपने जिंक की रॉड को प्लेस किया, Cu के कंटेनर में आपने Cu की रॉड को प्लेस किया। ये आपने 2 हाफ सेल लिए एक तरह से। अब इन दोनों रॉड्स को, जो मेटालिक रॉड्स हैं, इनको हमने कनेक्ट कर दिया थ्रू अ मेटालिक वायर। ये क्या है हमारा बच्चे, दिस इज अवर मेटालिक वायर। हमने इसको एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमारा बाहर से कनेक्शन हो गया। और देखो भाई यहाँ पे आपको एक ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब दिखाई दे रही है, इसको मैंने यहाँ पे लिखना है। ये कैसी है, इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है। ये है इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। तो ये जो इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब दिखाई दे रही है, उल्टा यू दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है, कनेक्ट करना। तो इसी तरह ये क्या कर रही है, दोनों कंटेनर्स में जो सॉल्यूशंस है इसको कनेक्ट करने का काम कर रही है। ये जो ब्रिज है ये आपको कनेक्ट कर रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि ये सॉल्ट सॉल्यूशन को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सॉल्ट ब्रिज। वैसे भी इसके अंदर हम लोग क्या भरते हैं ये भी हम क्लियर करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। तो व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, है ना, कभी कभी पूछते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज इज अ यू ट्यूब कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये एक यू ट्यूब होती है जिसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जैसे लाइक आपका NaNO3 KNO3। इनर्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ये लेते हैं ये किसी भी सॉल्ट से रिएक्ट ना करे। अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये इंटरफेयर करेगा रिएक्शन में, तो ये इनर्ट होना चाहिए। अब बात ये कि हमने इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब ली है, तो अब आपके मन में आएगा कि ये फ्लो नहीं करेगा, तो उसके लिए अरेंजमेंट किया जाता है। उसके लिए हम लोग अगार अगार जेली लाइक सब्सटेंस लेते हैं, उसके साथ इसको बॉईल किया जाता है। अब ये प्रॉपर तरीके से पैक किया जाता है ताकि फिर ये ऐसा नहीं होता कि पूरा फ्लो करके कहीं से भी, सिलेक्टिवली ये यहाँ पे आयन को सप्लाई करने का काम करता है, राइट। तो ये हो गया। सो व्हाट इज इट्स रोल, है ना, इसका काम क्या है, ये क्या क्या करता है। तो बेसिकली देखिए तो ये जो सेल होता है इसका फंक्शन होता है टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। पहला इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने का, और दूसरा इसका काम होता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन 2 हाफ सेल। ये 2 हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अभी हम डिस्कस करेंगे, देन विल कम टू नो कि कैसे ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। अब देखो बच्चे इसमें आपको क्या सीखना है, इसमें आपको यहाँ पे ये समझना है, हमने देखा कि ये ऐसे मेटालिक रॉड से कनेक्ट है और यहाँ से ये ब्रिज के थ्रू कनेक्ट है। अब ये जो कंटेनर है आपको पता है, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ वाला जो हमारा सिस्टम बना, तो जैसे ही हम यहाँ पे सेटअप रेडी करेंगे तो उस केस में यहाँ पे Zn जो मेटल होती है वो स्टार्ट कर देती है कन्वर्ट होना Zn2+ में, और कुछ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे रिलीज होते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि Zn जो है, ये जो रॉड है ये डिसॉल्व होने लग जाती है किसमें, Zn2+ आयंस में, और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस वायर दे विल स्टार्ट फ्लोइंग हियर, और ये जाके इस रॉड के पास जाते हैं। और जब ये कंडक्टर होता है, आपको पता है मेटल, तो यहाँ इस रॉड पे जाएंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो फिर क्या होता है भाई, मेटल में से, इसमें सोल्यूशन में से Cu2+ आयन ये जाके इस इलेक्ट्रॉन को लेंगे एंड दे विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू, आई विल यूज डिफरेंट पेन सो दैट आपको दिखाई दे, क्योंकि ब्राउन कलर तो इतना अच्छे से विजिबल नहीं है, राइट। तो ये हम ले लेते हैं Cu,
2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu सॉलिड। तो आप ये देख रहे हैं इस रॉड जो है इसके ऊपर किस तरह की कोटिंग है, यहाँ पे आपको रेड ब्राउन कलर का दिखाया गया है। तो ऐसे रिएक्शन हो रही है, मतलब Zn विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस एंड Cu जो है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए फटाफट से Cu की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जल्दी, इसकी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो ये इस वजह से इस वाले इलेक्ट्रोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे Zn विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस और यहाँ पे क्या होगा Cu2 प्लस आयन जाके रिड्यूस होना शुरू कर देंगे। तो मतलब इस इलेक्ट्रोड पे हमारी कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और इस वाले इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये Cu ले रहा है इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये कैसा होता है बच्चे, ये होता है निगेटिवली चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, यहीं से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एनोड। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ साथ के साथ, बच्चे कंफ्यूज ना हो। इसको हम एनॉक्स से याद रखते हैं कि एनॉक्स एक ट्रिक है। एनॉक्स से आपको याद रहेगा कि जो रॉड जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले रहा है मेटल और ये आपस में रिड्यूस हो रहा है। तो ये हो गया निगेटिवली चार्ज। तो ये वाला जो रॉड हो गया ये हमारा कहलाता है कैथोड, और इसको याद करने के लिए आप ट्रिक ले सकते हैं रेड कैट। तो ओवरऑल हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ की तरफ हो रहा है, Zn रॉड से कॉपर रॉड की तरफ। तो हमारा करंट का फ्लो कहाँ होगा, तो बेसिकली आपको ये बात क्लियर है कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो करंट का फ्लो हमारा कहाँ से कहाँ होता है, कॉपर से जिंक रॉड की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, जिंक टू कॉपर। करंट का फ्लो कहाँ हो रहा है, कॉपर टू जिंक। तो ये जो हमारा पूरा सेटअप बनता है, ये डिवाइस जो है ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब बच्चे देखो, कुछ समय के बाद ये रॉड जो होती है डिसॉल्व होने लग जाती है और इस रॉड पे डिपोजिशन होने लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं डिपोजिशन कहाँ होता है, कैथोड पे। डिसोल्यूशन कहाँ होता है आयन का, वो होता है आपका एनोड पे। तो हमेशा जो मेटल डिपॉजिट होगी वो कहाँ होगी, कैथोड पे होगी। तो ये जो पूरा सेटअप है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे एक ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग दिस रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या हो गई, ये तो हमने यहाँ पे देखा सिंपली ये हाफ सेल, ये इसको हम हाफ सेल बोलते हैं, इसको हम दूसरा हाफ सेल, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसे बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ओवरऑल हमारी जो रिएक्शन हो रही है इसमें दैट इज Zn, ये पूरी ओवरऑल हमारी रिएक्शन हो रही है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें Zn जो हो रहा है वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 प्लस Cu में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यू कैन इजिली चेक, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और तो यहाँ पे आपका जो कॉपर है इसका क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। कुछ बच्चों को अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पे ध्यान दें कि जब आप देख रहे हैं Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो उसे कहते हैं उस मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, अब बच्चे कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मैम हमें डाउट है, क्योंकि हर तरह का बच्चा पढ़ता है ऑनलाइन में। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने अच्छे से किया हुआ है, कुछ बच्चे हैं जिनको डाउट्स होता है। तो जब मैं आपको करा रही हूँ तो मुझे लगता है किसी भी बच्चे का लॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इतनी बेसिक बात बता रही हूँ आपको कि Zn जो है, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस में। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जब कोई मेटल है तो उसकी 0 ली जाती है, +2 है तो +2। तो यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल ये रिएक्शन रिडॉक्स हो रही है। तो जब ये सेटअप बनता है और इस सेटअप को हम लोग यूज करते हैं तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है वो हमारा बेसिक डेनियल सेल का होता है, और ये हमें यहाँ पे जो जनरेट होता है वो हमारा इसी सेल में, मैं आपको बताना चाहूंगी उसकी जो वैल्यू आती है वो 1.1 वोल्ट आती है। जब हम यहाँ पे इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की फिक्स लेते हैं 1 मोलर, है ना, और टेम्परेचर वगैरह हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं, तो उस केस में इसी जो डेनियल सेल जो सबसे पहले बनाया गया था इसी को नाम दिया गया। मतलब इनको किसने बताया, वोल्टाइक ने और गैल्वेनिक ने। तो इन्हीं सेल को हम लोग कहते हैं, जब स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होती है, देन विल कॉल इट एज गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इस केस में इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है दैट इज 1.1 वोल्ट।
1.1 वोल्ट। आप याद रखना, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ एंड Cu2+ इज यूनिटी, जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं यानी कि 1 लेते हैं, 1 मोल पर लीटर लेते हैं हम लोग, तो उस केस में क्या हो जाता है, इस तरह के डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। तो होप आपको बेसिक सेटअप समझ में आ गया। अभी आपने बेसिक सेटअप बच्चा समझा है, अब इस पे किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे और क्या क्या चीजें आपको एड ऑन करनी है इसमें, वो हम 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अभी हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि सॉल्ट ब्रिज के 2 काम है, एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करना, दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। अभी हमने ये देखा कि सर्किट तो तुम्हारा ऐसे ही कंप्लीट हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है और करंट का फ्लो तुम्हारा यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये कनेक्शन कहाँ से बन रहा है, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू बन रहा है। ये बात तो बच्चों को समझ में आ रही है, पर ये न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करता है ना, व्हाट डू मीन बाय दिस कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। तो बच्चे इस केस में आपको क्या समझना है, देखो भाई, सपोज आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे Zn डिसॉल्व हो रहा है, तो कुछ समय बाद यहाँ पे कौन सा आयन की एक्सेस होने लग जाएगी, Zn2+ की, Zn2+ की एक्सेस होने लग जाएगी। तो उस केस में तुम्हारा यहाँ पे रोल आ जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपने इसके अंदर भरा हुआ है, ये सिलेक्टिवली यहाँ से नेगेटिवली चार्ज आयन को यहाँ देगा और जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। सिमिलरली जब Cu तुम्हारे जाके रिडक्शन हो रहे हैं, यहाँ रिड्यूस होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन से आयन की एक्सेस हो जाएगी, सल्फेट आयन की। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से पॉजिटिव आयन आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, हमारा सेटअप डिस्टर्ब हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हमारी एक्सेस ऑफ एक तरफ के आयन की होने लग गई, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की। तो इसीलिए हमारा सॉल्ट ब्रिज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस केस में। पहला, ये सर्किट कंप्लीट करता है, दूसरा काम ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ, तो हमने देखा सॉल्ट ब्रिज क्या है, 1 नंबर में कभी कभी पूछ रहे हैं व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, तो यू कैन राइट इन दिस फैशन। फंक्शन भी आपको याद होने चाहिए। नाउ बच्चे, ये जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी हमने इसमें सीखा सेटअप क्या है। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप है, बहुत फ्रिक्वेंटली पिछले 2-3 सालों से यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। आपने समझना है कि नॉर्मली अगर हमने देखा जो सेटअप है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उस केस में उसका पोटेंशियल कितना आ रहा है, 1.1 वोल्ट आ रहा है, राइट। अब इन्होंने कहा कि मान लो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं, अगर हम इस पूरे सेटअप को किसी एक एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स से आपने पूरा का पूरा सेटअप उठा के एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, उस कंडीशन में सेल कैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ पे बच्चे आपको 3 कंडीशन समझनी है। बिल्कुल 1 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 3 कंडीशंस क्या, कि अगर हमने जो एक्सटर्नल सोर्स लिया है वो जो पोटेंशियल है, इफ इट इज लेस देन 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट क्यों लिया है, क्योंकि 1.1 वोल्ट उसकी कैपेसिटी है, उससे कम में से अगर हमने लगाया है ना, लेस देन 1.1 वोल्ट से अगर हमने किसी पोटेंशियल सोर्स को उससे कनेक्ट किया, तो उस केस में बच्चे क्या होगा, उस केस में ये जो सेटअप है ये बिल्कुल जैसे काम करता है वैसे ही काम करेगा। मतलब इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओनली, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा जिंक रॉड से कॉपर की तरफ, है ना, कॉपर करंट का फ्लो होगा कॉपर से जिंक रॉड की तरफ, जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पे और कॉपर डिपॉजिट होगा। अभी हमने जो चीजें पढ़ी वही चीजें यहाँ पे दी हुई है, बिल्कुल सेम तरह से बिहेव करेगा। लेकिन व्हाट हैपेंस इन केस 2, है ना, इन केस 2 मतलब अगर आपने सिमिलर इक्वल पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में बच्चे आपको याद रखना है, सिंस दोनों के पोटेंशियल सेम है, तो जो ओवरऑल होगा देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट। वहां पे कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट नहीं होगा, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन होगी। एंड थर्ड कंडीशन, अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं इस एक्सटर्नल फोर्स से जिसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है, अगर हम उससे कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में बच्चे ये सेल अपोजिट वे में बिहेव करेगा। मतलब इट विल बिहेव लाइक वी कैन से इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी उल्टी तरह से बिहेव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से शुरू हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आप कहाँ पे ज्यादा पावर दे रहे हो, है ना, आप इसमें ज्यादा एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हो। तो नाउ कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ, जस्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट केस। ओके, ध्यान रखना है इसको। और बेसिकली ये वाला होगा, तो यहाँ पे आपने देखना है कि कॉपर हमारा डिसॉल्व होगा और जिंक पे हमारा डिपोजिशन होगा। तो ये कंडीशंस आपको तीनों क्लियर होनी चाहिए कि कब कैसा बिहेव होता है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे समझा। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आपको यहाँ पे सीखना होता है कि किसी भी रिएक्शन में सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, है ना। छोटी छोटी चीजें होती है पर ये बहुत जरूरी है सीखनी, तभी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, तभी आपको चैप्टर एक्चुअल में समझ में आता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, है ना, हाउ डू वी डू रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो जैसे मान लो आपको कोई रिएक्शन दी गई है,
ये ऐसे करके, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे आपने क्या रखना होता है, पहले देखना होता है कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो मैंने उसकी ट्रिक आपको ऐसे बता दी थी ऑलरेडी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड होगा एंड दिस विल बिहेव एज अ कैथोड, ये कैथोड होगा कॉपर वाला रॉड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। सिंपली हम बात कर चुके हैं इस बारे में। तो अगर मैं कहूँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एनोड के बारे में। एनोड पे क्या हो रहा है, Zn सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। तो Zn सॉलिड स्लैश Zn2+ एक्वस, मतलब एक्वस मतलब सोल्यूशन को इंडिकेट करता है। देन विल अप्लाई हियर 2 वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल लाइंस हम लगाएंगे यहाँ पे। ये सॉल्ट ब्रिज होता है। अभी क्या करेगा, Cu2+ एक्वस को कन्वर्ट करता है Cu सॉलिड में, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड पे Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट इज द वे वी जस्ट डू सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन बच्चे ऐसे किया जाता है। आप इसकी मीनिंग समझो, ये इंटरफेस है, ये बता रहा है कि एनोड पे क्या हो रहा है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैथोड पे क्या हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम ट्रिक की बात करें तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने दिमाग में चीज बिठाओ, लेकिन ऐसे लिखना नहीं होता पेपर पे, ठीक है। ऐसे नहीं नोट करना है आपको, पर आपको पता होना चाहिए कि पहले हम लेफ्ट में एनोड, फिर हम कैथोड। एनोड पे क्या हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है आयन में। कैथोड पे क्या हो रहा है, आयन कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में। तो आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन देख लो यहाँ पे, इसमें क्या होगा, इसमें देखो Cu सॉलिड ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Cu सॉलिड Cu2+ एक्वस, और फाइनली सॉल्ट ब्रिज एंड Ag+ एक्वस विल कन्वर्ट इनटू Ag सॉलिड। अब बच्चे यहाँ पे स्टोशियोमेट्री का रोल नहीं होता, यू डोंट नीड टू शो स्टोशियोमेट्री। यहाँ पे देखो ये 2 मोल्स 3 मोल्स 4 मोल्स आपको नहीं दिखाने हैं, आपने केवल ये दिखाना है कि कहाँ पे एनोड है, कहाँ पे कैथोड है, कैसे वो कनेक्टेड है। तो ये एनोड को रिप्रेजेंट करेगा, ये कैथोड को रिप्रेजेंट करेगा, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा। दैट्स इट, दिस इज नोन एज सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, राइट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब बच्चे यहाँ पे कुछ बेसिक थ्योरेटिकल चीजें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चे देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन सोल्यूशन। जब किसी मेटल आयन को या मेटल रॉड को, जब मेटल रॉड ही होगी, आयन नहीं होगा, सिंपल हम मेटल रॉड की बात कर रहे हैं। तो अगर हम किसी मेटल रॉड को डिसॉल्व करते हैं किसी सोल्यूशन में, अपने खुद के सोल्यूशन में, जैसे हमने Zn रॉड को डाला Zn2+ सोल्यूशन में, तो मेटल की टेंडेंसी होती है ईदर टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, ये टेंडेंसी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वहां पे क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस ऑफ आयंस जनरेट हो जाता है, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। The tendency of a metal to lose or gain electron when it is in contact with its own solution is called electrode potential. अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके दिया हुआ है, when the concentration of all the species involved in a half cell is unity, then electrode potential is known as standard electrode potential. बच्चे देखो भाई, ध्यान देना, ये चीज आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम लोग लिखते हैं ई सेल, ई सेल ये बताता है कि आपका रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे करा ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल आपका बताएगा ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। ई नॉट लगाने से दिस रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो क्या डिफरेंस होता है ई सेल में और ई नॉट सेल में। ई सेल तुम्हारा नॉर्मल कंडीशंस में होता है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है। लेकिन ई नॉट सेल में हमारी फिक्स कंडीशंस होती हैं, हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन होता है और हमारी कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स होती है, राइट। तो ई नॉट सेल हमारा ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशंस को दिखाता है। एक बार पूछा गया था इसमें बोर्ड्स में, सेल पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। तो यहाँ देखो, the potential difference between the two electrodes of a galvanic cell is called cell potential and is measured in volt. तो जो हमारा अभी हमने दोनों देखे, हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स देखे, कैथोड और एनोड, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जो हमारा एक्चुअल में वैल्यू आती है सेल पोटेंशियल की, वही हमारा सेल पोटेंशियल है। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल। अब नेक्स्ट पूछा गया था ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है। तो व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लो थ्रू द सेल। जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, उस कंडीशन में दोनों जो हमारे बेसिकली इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये कुछ फैक्चुअल थ्योरी टॉपिक्स है, इसको आपको अच्छे से करना है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो देन इट इज नेम्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
है ना। हम बोलते हैं इसको ईएमएफ ऑफ द सेल, अदरवाइज नॉर्मली हमारा सेल पोटेंशियल होता है, जो डिफरेंस होता है उस केस में हमारा ऐसे सेल पोटेंशियल बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेशन जब हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस में होंगी तो हम इसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलेंगे, और नॉर्मल हमारा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। तो बच्चे इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका ई सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये क्या मतलब है इसका, जब भी आपको किसी सेल के लिए निकालना है तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, और यही अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल ई नॉट सेल ई नॉट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाएगा ई कैथोड माइनस एनोड। इधर दिस फॉर्मूला राइट माइनस लेफ्ट और कैथोड माइनस एनोड एक ही बात है, क्योंकि राइट माइनस लेफ्ट क्या है, राइट पे कैथोड होता है। अभी जो हमने सेटअप देखा इसमें देखो बच्चों, आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा कि राइट साइड पे कैथोड है, लेफ्ट साइड पे एनोड है, तो राइट माइनस लेफ्ट करो और कैथोड माइनस एनोड करो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देती हूँ साथ के साथ, कि मान लो अगर आपको ये निकालना भी पड़ जाता है, सपोज ये आपको निकालना पड़ जाता है ना, इसी केस में, तो अगर मैं आपसे कहूँ, मैं यही लिख रही हूँ, थोड़ा सा आपको स्पेस लेके एक बार ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ई नॉट सेल निकालना था, ठीक है, तो किसका निकालना है, हमारे डेनियल सेल का, गैल्वेनिक सेल का। आपको दिया जाएगा ECU2 प्लस CU, ई नॉट CU2 प्लस ये आपका दिया है 0.34 वोल्ट, और ई नॉट ZN2 प्लस ई नॉट ZN2 प्लस ZN ये दिया आपको माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। दोनों की वैल्यूज आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, और तुमसे कहा जा रहा है ई सेल निकालो। तो जैसे भी हमने देखा सेटअप क्या था, राइट माइनस लेफ्ट वाला, वही फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू, तो ई नॉट सेल विल इक्वल टू, राइट क्या है हमारा कैथोड, तो 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट, तो हमारा ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 1.1 वोल्ट, जो हमने अभी प्रूव किया, जो हमने पहले देखा हुआ है कि इसकी वैल्यू इतनी आती है। तो थ्योरेटिकली भी आप इस फॉर्मूले को यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। लेट अस मूव अहेड। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपको बच्चे करना होता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखा रही हूँ, उसको आप फॉलो करेंगे और उसको फटाफट आपको अच्छे से तैयार कर लेना, और उससे आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखो भाई, ये एक सीरीज है जिसमें मेटल्स को, नॉन मेटल्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर रिडक्शन पोटेंशियल। जो अभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करी थी, उसमें हम लोग कन्वेंशनली रिडक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं, एक्सेप्ट किया गया इंटरनेशनली। तो ये हमारा जो हमारा ई नॉट सेल है, इसकी वैल्यू को हमने एक सीरीज में अरेंज किया है, लोअर टू हायर। ऊपर की तरफ ये सारी सीरीज आपको दिखाई दे रही है, तो नीचे मोर नेगेटिव है, ऊपर मोर पॉजिटिव है, तो ये सीरीज होती है। तो इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बच्चे इसमें कैसे याद रखोगे, देखो ये F2 है और ये लिथियम है। आप दिमाग में रखो कि सबसे नीचे लिथियम है, मैं बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, सबसे नीचे लिथियम है, सबसे ऊपर फ्लोरीन है। ये जो होता है, अगर मैं ऐसे बताऊं आपको कि नीचे की तरफ जाने पे आपका क्या होगा, अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मोर रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रही है, मोर रिड्यूसिंग पावर होगी जब हम इसमें नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका वाइस वर्सा, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो बच्चों क्या होगा, अगर हम सीरीज में ऊपर की तरफ जाएंगे तो मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारी ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगी, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लिमिट है क्योंकि चैप्टर भी खत्म कर रहे हैं, सारे कंसेप्ट भी लेने हैं, तो हमें इस तरह से लेना पड़ रहा है। तो नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है। ये चीज अपने दिमाग में रखना। कोई पूछे मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, लिथियम। लिथियम विल बी मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये मेटल, ये क्या हो गया, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी ट्रिक आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए इस सीरीज के बारे में, मोर नेगेटिव ई नॉट सेल मोर रिएक्टिव इज द मेटल। कभी भी रिएक्टिविटी आपको चेक करनी है तो जिसकी ई नॉट सेल की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी वो हमारी क्या होगी, ज्यादा रिएक्टिव होगी। अगर दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो जिसकी पॉजिटिव कम होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। अगर हमें पूछा जाए कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड की तरह काम करेगा, तो एनोड की तरह कौन होता है,
मोर रिएक्टिव जो मेटल होगी दैट विल बिहेव एज एनोड। मोर रिएक्टिव मेटल को हम एनोड की तरह कंसीडर करेंगे। बच्चे ठीक है, इस बेसिक से कंसेप्ट बनाओ, उसके बाद कहीं कोई कंफ्यूजन होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे आपके डाउट्स दिए जाएंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा टाइम लिमिट में सिलेबस भी खत्म करना है, टॉपिक भी कवर कराना है, तो केवल एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको चीजें इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए कि इसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है उनके रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में, है ना। आपने देखा अगर हम इस सीरीज को एनसीईआरटी की फॉलो करें तो इसके अकॉर्डिंग मोर रिएक्टिव जो मेटल होगी, जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगी और उसकी ई नॉट की वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होगी। ये हमारी ऑक्सीडाइजिंग पावर की होगी। तो ये मैंने दोनों पॉइंट यहाँ लिख दिए हैं, इसको स्क्रीनशॉट लो और इसे कवर करो, ठीक है। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे दिया गया है, उन्होंने कहा है अरेंज दीज मेटल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो आप इजीली समझ सकते हैं, अभी आपने क्वेश्चन करा, अभी टॉपिक पर पढ़ा है आपने, तो आपने देखा है जितना ज्यादा मोर नेगेटिव ई नॉट है उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, तो सबसे ज्यादा के होगा। उसके बाद किसकी पावर होगी, के के बाद चेक कर लो भाई। सेकंड इसमें क्या दिया है, ये मैग्नीशियम है, Mg दिया हुआ है। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्रोमियम मोर नेगेटिव है। इसके बाद क्या आएगा आपका Hg आ गया, और इसके बाद क्या आएगा आपका फाइनली Ag आएगा। तो चेक करो, दिस मस्ट बी आवर आंसर। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें आपको रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना है, मतलब आपने देखा मोर नेगेटिव ई नॉट, मोर रिएक्टिव इज द मेटल, मोर विल बी द रिड्यूसिंग पावर। सिंपल सा क्वेश्चन, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आप इसे अच्छे सॉल्व करो, और कोई कंफ्यूजन हो तो उसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली टेक टू योर डाउट्स, जो भी डाउट्स होंगे आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक। ओके, लेट अस मूव अहेड। अब देखो भाई, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपको करना होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE क्या होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे हम लोग इस सेटअप में क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड, क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है नो। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हमने लिया है तो वो इलेक्ट्रोड हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इट इज टेकन एज एन स्टैंडर्ड और वी कैन से एज अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हमें मेजर करना है तो वहां पे SHE का यूज किया जाता है। SHE का सेटअप क्या होता है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट विल बी द सेटअप। इसका सेटअप क्या होता है हम एक बार देख लेते हैं, इस 1 मिनट। देखो भाई, तो अगर हम इसमें देखें तो सिंपली इसका सेटअप क्या होता है, विल सी दैट। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है एक तरह से आप समझो। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद अ प्लैटिनम ब्लैक। ये हमारा किससे बना होता है, ये हमारा प्लैटिनम उससे बना होता है, बेसिकली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से बना होता है जो कि प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड है। आगे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो जिस सोल्यूशन में इसको रखा गया उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर हमने लिया। अब इसके बाद कह रहे हैं 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस एट 1 bar प्रेशर एंड 298 इज बबल थ्रू इट। तो यहाँ पे सारी स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं हम लोग। जैसे हमने जो गैस को, एक्चुअली आप कहोगे व्हाट इज द रोल ऑफ दिस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, क्या रोल है। तो जब भी आप किसी गैस को इलेक्ट्रोड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप बच्चे खुद सोचो, मेटल को तो आपने सोल्यूशन में डिप कर दिया, मेटल को आपने सोल्यूशन में डिप कर दिया तो आपका वो एक सिस्टम बन गया, लेकिन गैस को कैसे करोगे, गैस के इंटरफेस कैसे जनरेट करोगे। तो गैस को जब भी हम लोग यूज करेंगे, जब भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे उस केस में तुम्हें क्या लेना पड़ता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, वो सरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, क्योंकि एक कॉन्टैक्ट जरूरी होता है आपको जिस चीज को रिड्यूस करना है या ऑक्सीडाइज करना है, तो उससे कॉन्टैक्ट के लिए वहां पे एक सरफेस चाहिए होती है। तो यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का ये रोल होता है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, 1 bar प्रेशर में हाइड्रोजन गैस पंप करते हैं, फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है, तो ये हमारा जो सेटअप बन जाता है इसे बोलते हैं SHE। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, आप कहोगे मैम एनोड को आपने कैसे दिखाया था, मैं वैसे एग्जांपल लेके बता रही हूँ, Zn सॉलिड Zn2+, है ना। आपने कैथोड को कैसे दिखाया था, आपने दिखाया था Cu2+ एक्वस एंड Cu सॉलिड, है ना, आप ऐसे ले रहे थे। तो बच्चे ध्यान दो, ये मेटल है और मेटल आयंस है, पर अगर हमें गैस को रिप्रेजेंट करना है तो गैस में हम लोग बच्चे क्या लेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं Pt सॉलिड,
है ना, ध्यान दो, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मेटल ले रहे हो आप, H2 का इंटरफेस है और कौन सा आयन बन रहा है, H+ आयन, आप ऐसे रिलेट करो, तो यही चीज है बस। लेकिन सिंस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस जब भी कोई भी गैस आप यूज करेंगे तो आपको हमेशा ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, मतलब ऐसे आपको दिखाई देगा सेटअप कि पहले हमने यहाँ पे लिया प्लैटिनम सॉलिड, देन वी यूज दिस H2 गैस, 1 बार प्रेशर पे है, फिर हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिया। तो इस तरह से हम इस सेटअप को यूज करते हैं। जनरली इसको लेफ्ट साइड पे लिया जाता है, इसको एज ए एनोड के फॉर्म में लिया जाता है बेसिक वे में, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब कैसे होता है मैम, कैसे इसको करते हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है, देखो मैं एक बार ब्रीफली आपको बता रही हूँ। एक तरफ आपने SHG यूज कर लिया, एक तरफ आपने Zn वाला ले लिया रॉड, दोनों को कनेक्ट करके आपने सेटअप बनाया, और सेटअप बना के जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उससे हमने ई सेल एक्सपेरिमेंटली निकाल लिया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने उसे कैलकुलेट कर लिया। और वही हमारा, सिंस हमारा SHG होता है, इसका जो E0 सेल है इसे 0 कंसीडर किया गया है, इसे 0 एज स्टैंडर्ड 0 वोल्ट लिया गया है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो जो भी वैल्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू आएगी वही हमारा इलेक्ट्रोड जो हम यूज कर रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल माना जाएगा। एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आया, इसी तरह से इसी प्रोसेस के थ्रू जो सारी सीरीज बनाई गई है, तो सारे मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, सिंगल मेटल इलेक्ट्रोड को के पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है और किया गया है, और वही उसी के अकॉर्डिंग सीरीज बनाई गई है। दैट इज द यूज ऑफ SHG। ठीक है, तो थ्योरेटिकली आपको केवल ये सेटअप बताना होता है। पूछेंगे SHG क्या है, 1 मार्क और 2 मार्क्स में आ सकता है, तो आपको उस केस में सेटअप लिखना पड़ेगा और ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नर्स्ड इक्वेशन। तो बच्चे नर्स्ड इक्वेशन में क्या करना होता है, नर्स्ड इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन अगर आपकी दी गई है, जनरल इक्वेशन है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये गलती हो गई है, देखो यहाँ पे ये जैसे कोई भी जनरल इक्वेशन है, तो नर्स्ड इक्वेशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो m सॉलिड अपॉन में mn प्लस एक्वस। बच्चे सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हम इसे लिखेंगे E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग 1 अपॉन mn प्लस की कॉन्सेंट्रेशन एक्वस सोल्यूशन। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस, अगर मैं बात करूं तो होता है यहाँ पे RT बाई NF ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एक्वस। ठीक है, ये ऐसे होता है। अगर मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख दी, R क्या है आपको पता है, R की वैल्यू फिक्स होती है, R की क्या वैल्यू है 8.314, ठीक है, जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, ये है T की वैल्यू हमें पता है स्टैंडर्ड है 298 केल्विन लेंगे। N आपका डिपेंड करेगा, F तुम्हारा पता है फैराडे कांस्टेंट 96487 कूलम लेते हैं इसकी। अब ln को अगर तुम लॉग में कन्वर्ट करोगे, तो जब लॉग में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें 2.303 लॉग लेना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब तुम इन सबका मल्टीप्लिकेशन करते हो देन यू विल गेट 0.0591 और डायरेक्टली आपको इस इक्वेशन को समझना पड़ता है। तो ये जनरल हमारा नेक्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, है ना, अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो बच्चे देखो इस केस में क्या करना है, जैसे जनरल इक्वेशन है हम इसको लिखते हैं, ये हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, मैं आपको सिंपल ट्रिक से ही बता रही हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है, E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग, अब क्या करें, अब देखो सॉलिड को आपको कंसीडर नहीं करना होता, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 हो जाती है, तो ये तो नहीं लेना होता। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है Zn2 प्लस अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है Cu2 प्लस, ऐसे आपको समझना है इसको। तो प्रोडक्ट की जो आयन की कंसंट्रेशन है वो हम लेंगे, तो प्रोडक्ट में हमारा क्या है Zn2 प्लस, नीचे क्या है Cu2 प्लस, इसको हम सिंपल लेंगे। तो ये हमारा तरीका होता है नर्स्ड इक्वेशन को लिखने का जनरल केस में। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन हाँ, इसका तरीका है करने का, यहाँ पे बच्चे कई बार गलती होती है, कभी कभी वो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में क्वेश्चन देंगे, कभी कभी आपको नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन देंगे। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि कंडीशंस क्या है, जब सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए हमेशा पहले उससे बेसिक इक्वेशन लिख लो, फिर उसके बाद करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी अगर स्टोशियोमेट्री होती है यहाँ पे वो मैटर करती है। अभी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। जैसे मान लो आपने लिया यहाँ पे Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस, इट गिव्स आउट Cu
2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो सेल रिप्रेजेंटेशन अगर इसका लिखोगे तो कैसा लिखा जाएगा? सेल रिप्रेजेंटेशन हमने पहले भी थोड़ी देर पहले सीखा था। तो हाउ डू वी डू सेल रिप्रेजेंटेशन? कैसे करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन? हम लोग करते हैं Cu हमने लिया, फिर हम क्या करेंगे, Cu सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu2 प्लस में, एक्वस में। फिर क्या हो रहा है? सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस एक्वस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag सॉलिड में। ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक्सक्यूज मी। तो बच्चे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि ये इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, इस तरह से भी आ सकता है। तो आपने पहले इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टोशियोमेट्री नहीं होती। यहाँ पे बच्चा गलती करता है, अगर रटा रटाया करेगा तो गलत हो जाएगा। एनोड की कॉन्सेंट्रेशन हम ऊपर लेते हैं, कैथोड की हम नीचे लेते हैं, तो Cu2 प्लस अपॉन में Ag आएगा। लेकिन यहाँ पे स्टोशियोमेट्री नहीं दी है तो आपके चांसेस होते हैं कि आप इसकी पावर में गलती करो। अगर आप इस फॉर्म में रिएक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आप देखो ठीक से कर पाएंगे। I'll write here E cell equals to E naught cell minus 0.0591 अपॉन में n log n की वैल्यू डिपेंड करती है वो हम निकाल लेंगे। सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log किसी कॉन्सेंट्रेशन आएगी ऊपर Cu2 प्लस, नीचे ध्यान देना बच्चे यहाँ पे पावर लगती है Ag प्लस की पावर 2। क्यों? क्योंकि 2 मोल्स है इसके आयन के। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अगर आप डायरेक्ट इससे करते हो तो कई बार गलती होती है, तो उसे ध्यान रखना है आपको कि पहले हम इसमें कन्वर्ट करेंगे फिर हम इक्वेशन लिखेंगे। अब एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो ये स्टार मार्क में दिया गया है। इट कैन बी सीन दैट ई सेल, जो हमारा ई सेल है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस आयन। आप देख रहे हैं दोनों पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है आप ध्यान दो। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पूछे कि अगर तुम्हारी Cu की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, Zn की बढ़ेगी तो क्या होगा। तो बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे नेगेटिव टर्म है। कई बार बच्चे रिलेट करते हैं कि Zn की बढ़ेगी तो बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे नेगेटिव साइन है। तो ई सेल क्या होता है, ये इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन और डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस आयन। यही बात यहाँ लिखी है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जेई से क्वेश्चन पूछा गया है जेई के एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि माइनस साइन है इसीलिए ऐसा हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन आपको दिखने को Zn के ऊपर दिख रही है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा, Cu के, यानी कि कैथोड के आयन की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपकी एनोड के आयन की कॉन्सेंट्रेशन के। राइट, तो ये चीज नोटिस करनी है। इसके बाद बच्चे यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जैसे मानो देखो, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको ये सेल रिप्रेजेंट करना है, तो पहली चीज आपको सेल रिप्रेजेंट करना है, तो Mg सॉलिड Mg2 प्लस, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है एक्वस, सॉल्ट ब्रिज, अब क्या होगा Ag प्लस एक्वस 0.001 Ag सॉलिड। बच्चे ऐसे रिप्रेजेंट कर देना, अभी हमने सीखा सेल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद इन्होंने बोला है आपसे कि ई सेल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, पहले डेटा लिख लो, n कितना होगा इस केस में। बच्चे हमेशा रिएक्शन को लिख लो ताकि गलती होने के चांसेस ना हो। भाई जिसकी प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस नहीं है तो आप गलती कर देंगे। प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Ag, ये आपको ऑक्सीडेशन दिखाना है, ये आपको रिडक्शन दिखाना है। अब देखो, अब यहाँ पे सिंस ये बैलेंस नहीं है तो गलती होने के चांसेस हो सकते थे, लेकिन हमने इसको पहले ही बैलेंस कर लिया और अब हम इसको ओवरऑल रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो गया, Mg प्लस 2Ag प्लस गिव्स आउट Mg2 प्लस 2Ag। तो विल राइट दिस इक्वेशन, देन वी विल सॉल्व। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन गया हमारा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल हमारा कितना दिया है 3.14। पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n कितना हो गया इस केस में, n हमारे दो इन्वॉल्व हैं 2 लॉग किसकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे ऊपर हम लोग यहाँ पे बच्चे, किसकी लेंगे हम यहाँ पे Ag प्लस की या Mg प्लस की, तो आपको दिख रहा है Mg2 प्लस आएगा अपॉन में Ag प्लस की पावर 2। दैट विल बी द केस। आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ई नॉट सेल आपने पता है, ये वैल्यूज आपने डायरेक्ट लिख दी। Mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या दी हुई है ये लिखेंगे आप, और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आप ये लिखेंगे, पावर लगाएंगे, यू विल गेट द राइट आंसर। दैट इज द वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार इसको खुद ट्राई करो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उसे चेक करो। तो ये आप इस मेथड से, जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो सेल रिप्रेजेंटेशन से आप इक्वेशन बनाओ। डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई है उसे यूज भी कर सकते हैं, इस केस में तो दी हुई थी,
तो हमें स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन n निकालने के लिए आपको इक्वेशन लिखनी होती है। अगर प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। देखो भाई, ये इसका सोल्यूशन है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कैसे आई, तो यू कैन डू इट। लेट अस मूव अहेड, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे ये एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो इसको आपको खुद प्रैक्टिस करना है, एक बार सारे क्वेश्चंस करो। मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि मैं सिर्फ आपको बाकी चीजें तो आपको आ जाएंगी, मैं आपको ये वाली क्वेश्चन लिख के बता रही हूँ इस केस में क्या होना है। इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारी रिएक्शन कैसे बनती है, बी आर माइनस कन्वर्ट हो रहा है बी आर में, बेसिकली बी आर माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी आर टू में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 बी आर, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये क्या है, ये एनोड है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तुम्हारा H प्लस आयन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में, तो इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 2H फॉर्म में है। तो अब हम इसको ऐड ऑन करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे बनती है 2Br माइनस प्लस 2H प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, गिव्स आउट Br2 प्लस H2। बच्चे ये ओवरऑल इक्वेशन आती है आपकी। अगर आपको इक्वेशन ठीक से बनानी नहीं आएगी तो आप गलती करोगे। इस केस में बच्चे गलती करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। तो E सेल विल बी इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में 2, क्योंकि n कितना आ गया 2, लॉग कॉन्सेंट्रेशन अब हमारी ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, तो इसको नहीं लेंगे, 1 अपॉन Br माइनस आयन की पावर 2 एंड H प्लस की पावर 2। ठीक है बच्चे, इसको ध्यान रखना, ये मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया है। बाकी सारे सेम है, जो मेथड अभी हमने सीखा आप उसको अप्लाई करके उसको सॉल्व करें। स्टिल कहीं कंफ्यूजन आता है तो राइट इन द चैट बॉक्स कि मैम यहाँ दिक्कत आ रही है, बाकी चीजें क्लियर हैं, ये मैसेज कर देना, तो डेफिनेटली उसके लिए भी मैं आपके लिए अलग से सोल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी, राइट। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे खुद। यहाँ पे ये आपका एरो है, ठीक है, इसे भी खुद सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करोगे, इसका सोल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है, सेम मेथड अप्लाई करना है जो भी मैंने आपको सिखाया है। आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम हियर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हमें क्लियर करना होता है, एक टॉपिक क्लियर करना होता है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, है ना। नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, केसी कैसे निकालेंगे। इक्विलिब्रियम चैप्टर आपके क्लास 11th में होता है, उसमें हमने केसी पढ़ा होता है, पर यहाँ पे केसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ सीखनी है। अब एक चीज समझो बच्चे, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कुछ थ्योरी दी हुई है आपको समझाने के लिए। इफ द सर्किट इन द Daniell cell is closed, then we know that the reaction takes place and as time passes, जैसे अब कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे टाइम पास होता है तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ये हमारी रिएक्शन इस तरह से होती रहती है, ठीक है। At the same time, voltage of the cell as read on the voltmeter keeps on decreasing. After some time, we shall note that there is no change in the concentration of Cu2 plus and concentration of Zn2 plus ion. ठीक है, जनरली अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम नोटिस करें तो जब हमारा कुछ समय बाद क्या होगा कि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो जाएगी। तो बच्चे आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि जब हमारा इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम, तो उस कंडीशन में जो ई सेल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, और जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है कांस्टेंट। तो जो केसी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर मान लो मैं यही रिएक्शन लेती हूँ Zn वाली जो भी हमने दी हुई है, तो ये जो कॉन्सेंट रेशियो ऑफ Zn2 प्लस एंड जो Cu2 प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा Kc के बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं इसको इक्वेशन जो हमने बनाई नर्स्ट इक्वेशन उसके पे अप्लाई करूँ, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इस पे हमने अप्लाई किया। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पे ये टर्म क्या हो गया, 0, और ये टर्म किसके बराबर हो गया, केसी के। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ गया वो क्या आ गया, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन में n log Kc। सो दिस विल बी अ न्यू फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, 1 नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, तो दोनों चीजों के लिए आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा है, पर कैसे आया ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बहुत बेसिक सी डेरिवेशन है, आपने ये
ई सेल को 0 ले लेना है, इसकी जगह आपने केसी ले लेना है किसी भी इक्वेशन के लिए, तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है और डायरेक्ट इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जैसे इन्होंने देखो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया करो। तो क्या पूछ रहे हैं, केसी पूछ रहे हैं, केसी आपको निकालना है, ठीक है। ई नॉट सेल आपको दे दिया बच्चे, ई नॉट सेल आपको दे दिया 0.046 वोल्ट, ये आपको इक्वेशन दी है। तो कैन वी राइट द इक्वेशन, तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.0591 अपॉन में n होगा 2 लॉग प्रोडक्ट में क्या है Cu2 प्लस, और ये क्या होता है Ag2 प्लस। तो इसी को हम डायरेक्ट अब क्या ले लेंगे, क्योंकि केसी के टर्म में है तो हम यहाँ पे केसी ले लेंगे डायरेक्ट। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और सिंपल हमारा सारा वैल्यू दिया है, ई सेल दिया है, केसी दिया है, विल गेट द आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और आप आंसर इसका निकाल पाएंगे। देखो इसके सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अच्छी बात क्या है, ये जो पहला टॉपिक है इसमें एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, आपने फॉर्मूला में खाली पुट करना है। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमें करना होता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन में क्या रिलेशन होता है। गिब्स एनर्जी हमारी मैक्सिमम वर्क डन होता है, जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, इसको हम लोग डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चे इसमें क्या होता है, तो जो डेल्टा जी नॉट होता है, डेल्टा जी होता है हमारा, वो हमारा इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है, चार्ज और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो टोटल चार्ज को हम एन फैराडे से, एफ क्या है यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट, और ई सेल हमारा क्या होता है, ये हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो डेल्टा जी हमारा किसके बराबर है, एन एफ ई सेल के बराबर है। यहाँ से थ्योरी आप रीड आउट करना। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है, सिंपल आपका फॉर्मूला आ गया, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है बच्चे 4, अगर हम बात करें 96487 कूलम होती है, पर अप्रोक्सीमेट हम इसको 96500 कूलम ले लेते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ई सेल आपको दिया जाएगा या पूछेंगे, डेल्टा जी पूछेंगे तो ई सेल दिया जाएगा, ई सेल दिया जाएगा तो डेल्टा जी पूछेंगे। अब यहाँ पे आपको ये एक जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट भी समझना है, एडवांस में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। जो ई सेल होता है वो एक इंटेंसिव पैरामीटर होता है, डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव पैरामीटर होता है। थर्मोडायनेमिक्स वाले लेक्चर में ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में सीखा हुआ है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव में क्या डिफरेंस है। तो ये इंटेंसिव होता है और ये एक्सटेंसिव होता है, तो इसका मतलब आपको ये पॉइंट याद रखना है, अच्छे से क्लियर रखना है, तो क्योंकि पेपर में कई बार आता है। नाउ क्वेश्चन क्या बनेंगे इसमें, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, डेल्टा आपको दे दिया है ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे दी गई है, कितनी दी है 1.1 वोल्ट। गिब्स रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी पूछी है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल आप लगा देंगे, सब कुछ गिवन है, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो लुक एट द सॉल्यूशन। तो क्या दिया है, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो ये आप पुट करेंगे वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। दैट इज द वे वी सॉल्व क्वेश्चंस। नाउ बच्चे देखो, ये हमने एक टॉपिक डन किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। मैंने यहाँ पे आपके लिए 2025-2026 के जो सैंपल पेपर में इस बार क्वेश्चन दिया गया है, इस टॉपिक से जो हमने कवर किया है उसको यहाँ पे पेस्ट किया है। क्यों, क्योंकि आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप देखो, आपने सारा टॉपिक पढ़ा, फिर आप उससे जो ये जो सैंपल पेपर्स होते हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं बच्चे, ये बहुत जरूरी होते हैं करने। इससे आपको आइडिया लगता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है, आप जो मतलब तैयारी कर रहे हो, क्या वो आपके अप टू द मार्क है, क्या आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, क्या हमने जो पैटर्न सीखा उसी पे क्वेश्चन आ रहा है। तो इसीलिए आपको जरूर देखना होता है। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो देखो बच्चे, इन्होंने पूछा है नर्स्ट इक्वेशन लिखो इसके लिए, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन पहला केस इन्होंने नॉर्मल ले लिया, आपको इक्वेशन बना के दे दिया, ठीक है। तो आपको पता है, हमें दिख रहा है ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। राइट द फर्स्ट केस, क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या आ गया, Ni2 प्लस अपॉन में Cu2 प्लस। क्योंकि मैंने देखा कि मैं यहाँ पे बैलेंसिंग देखूंगी कि चार्ज बैलेंस है या नहीं। सिंस चार्ज बैलेंस है तो यानी कि हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो पहला केस में हम इसको डायरेक्ट रखेंगे, एन की वैल्यू इस केस में बच्चे क्या आएगी, 2 आएगी, बाकी आपको यही प्रेजेंट करना है, दैट्स इट, ठीक है। सेकेंड में इन्होंने ऐसे करके दे दिया। अब यहाँ बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाएगा कि मैम इन्होंने तो हमें ऐसे करके दे दिया, FeSO4 एक्वस गिव्स आउट
Al2SO4 होल थ्राइस, है ना, ऐसे करके दिया है यहाँ पे एक्वस प्लस Fe। कोई डरने वाली बात नहीं है, आप चीजों को समझो। देखो आपने क्या करना है, ये तो तुम्हारा Al फॉर्म में है तो Al ही ले लेना है। FeSO4 में मतलब Fe की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, मतलब ये Fe2 प्लस फॉर्म में है बच्चे। ये क्या हो गया, Al3 प्लस फॉर्म में है, 2Al3 प्लस। अभी हम इसे बैलेंस करेंगे बाद में, अभी मैं खाली इसको वैसे लिख रही हूँ, Al3 प्लस फॉर्म में है और ये है Fe। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, चार्जेस बैलेंस नहीं है। तो चार्जेस कैसे बैलेंस होंगे, हम अपने मेथड को फॉलो करते हैं। Fe2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Al विल कन्वर्ट इनटू Al3 प्लस, यहां लेंगे हम लोग, एक मिनट रुको, Fe जो है हमारा 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Fe एंड Al जो है Al3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको दिख रहा है कि इस वाली इक्वेशन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, यही गलती ना हो, इसीलिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो क्या हो जाएगा आपका 2Fe 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, ये जहां पे 2 है वहां पे 3 से, और जहां पे 3 है वहां 2 से, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट, तो यहाँ पे आपका हो गया 3, बैलेंस कर लेंगे इसको, 3 हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ तुम्हारा, Fe हो गया 3, 6 हो गया 3 Fe, नीचे क्या हो गया आपका Al है, तो 2Al प्लस गिव्स आउट 2Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को अब एड ऑन करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 3Fe 2 प्लस 2Al गिव्स आउट 2Al3 प्लस 3Fe, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब बच्चे इसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है, तभी गलती होने के चांसेस होते हैं अगर हमारी बैलेंस नहीं होती। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो क्या बना हमारा, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में 6, n कितना हो गया 6, लॉग Al3 प्लस की पावर 2 डिवाइडेड बाई Fe2 प्लस की पावर 3। चेक कर लेना भाई, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, Al3 प्लस 2 मोल्स और ये आपके Fe2 प्लस 3 मोल्स। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी सेकेंड केस के लिए। थर्ड केस में इन्होंने वही ले लिया जो मैंने भी आपको पहले बताया हुआ था, Mg वाला, ये इन्होंने बच्चे सेल रिप्रेजेंटेशन वाले की फॉर्म में दिया है, थर्ड वाला। तो सेल रिप्रेजेंटेशन से पहले आप कन्वर्ट कर लो, Mg किस में कन्वर्ट होगा, Mg2 प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये वैसे मैंने पूरा कराया हुआ है आपको ऑलरेडी, इसी वाले सेशन में कराया हुआ है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो मैं अब डायरेक्ट लिख सकती हूँ क्योंकि आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। तो E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग, अब क्या आएगा ऊपर यहाँ पे, Mg2 प्लस, क्योंकि एनोड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में Ag प्लस की पावर 2। यू कैन चेक इट फ्रॉम बैक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। तो ये तीनों इक्वेशंस आपकी बनती हैं इस तरह से, और हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आपने पहला टॉपिक तैयार करना है, एंड बिलीव मी फ्रॉम दिस टॉपिक, है ना, ये जो आपने अभी आज का लेक्चर किया है बच्चे, इससे बिल्कुल श्योर है कि आप 9 मार्क्स में से एटलीस्ट 3 मार्क्स, 3 to even 4 मार्क्स कैरी करोगे डेफिनेटली इन योर बोर्ड्स एग्जाम। इवन फॉर जेई नीट भी आपको यहाँ से प्रोबेबिलिटी होती है कि 100% इसी टॉपिक से आपको 4 मार्क का क्वेश्चन मिलता है, 4 मार्क्स आपको यहाँ से कैरी आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो विद दिस वी आर डन, सी यू अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।